आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर आर.पी. शर्मा साहब। आप जिले के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। आपने संयुक्त निदेशक के पद से अवकाश ग्रहण किया है और आप आज खुद भी अस्वस्थ रहते हुए भी जनपद वासियों की सेवा करते हैं। आप बड़े ही विनम्र और दयालु व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आज आपसे वार्ता मूल बिंदु के लिए हर्ष का विषय है। हम आपका मूल बिंदु में हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले प्रश्न में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ आजकल की बीमारियों के संबंध में। आजकल लोग थोड़े थोड़े में बुखार से पीड़ित हो जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है डेंगू से शिकार हो रहे हैं। उनका प्लेटलेट्स कम होता जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल जो बुखार 2-3 तरह से आ रहा है। पहला बुखार फीवर विद राइडर, बुखार यानी जाड़ा दे करके आना जी। माइल्ड या मांसपेशियों में दर्द जी। और सर में दर्द। जी। केवल बुखार ही नहीं रहता, उसके साथ ये भी मांसपेशियों में, बदन में, सर में दर्द। जी। हम शुरू में हम सीधे पैरासीटामोल टैबलेट दे देते हैं जी। पेशेंट के बॉडी वेट के अनुसार, पेशेंट के एज के अनुसार। यदि फीवर 2 दिन में नहीं उतरता है, 3 दिन में नहीं उतरता है, तो उसमें हम सीबीसी पहले कराते हैं जी। कंप्लीट ब्लड काउंट। जी। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसमें यदि प्लेटलेट डाउन है जी। और टोटल काउंट में जी। भी डिस्टर्बेंस है, जी। तो ऐसे में हम लोग एक डेंगू मांगते हैं। उसको डेंगू के लिए डेंगू का रैपिड टेस्ट जो होता है उसको कराते हैं और डेंगू टेस्ट पे अगर पॉजिटिव आए या ना आए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक सिंपल एंटीबायोटिक। यदि कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, जी। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, परंतु जो अच्छा। एंटीबायोटिक हम लोग जो देते हैं ओनली टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जी। या कोई और चीज हो, उसके लिए एक एंटीबायोटिक। दूसरा पैरासीटामोल, तीसरे कोई अच्छी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह। और पेशेंट के डाइट को इम्प्रूव करना है कि भाई वो पानी ज़्यादा ले, साइट्रस फ्रूट ले, जी। इस तरह की चीज़ें। साइट्रस फ्रूट मतलब संतरा और नींबू। संतरा वगैरह इस तरह की चीज़ें, जी। या फल है, जी। ये नारियल पानी है, पानी। तो ये हम लोग देते हैं। फीवर यूजुअली जो हमने अब तक देखा कि नॉर्मल केसेस में 4 से 5 दिन में फीवर नॉर्मल आ जाता है। केवल कुछ ही केसेस जिनमें प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे जी। है, तो जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा नीचे चला जाता है, कितने तो तक माने कि इतने में प्लेटलेट काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, यूजुअली 70-80 हज़ार तक प्लेटलेट है, 60 हज़ार है, एक बता देता है कि हाँ ये डेंगू फीवर जा रहा है। ज़्यादा। परंतु यदि 20,000 25,000 से नीचे आ जाता है तो थोड़ा सोचने की बात होती है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाता है डाउन, तो उसमें हीमोरेजिक स्पॉट्स जगह पर पेटेशियल हेमरेज शुरू हो जाते हैं। और यह पेटेशियल हेमरेज बहुत यदि ज़्यादा हो गया तो ब्लीडिंग भी कहीं कहीं शुरू हो जाती है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम। हाँ, डेंगू से शॉक में चला जाता है। यह स्थिति गंभीर है। ऐसे स्थिति में तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ही है। दूसरा, उसमें जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ अभी जनपद में प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और ऐसी स्थिति में मरीज को हम लोग सीधे
BHU को BHU refer कर दिया। refer कर दिया जाता है। तो अच्छा, इससे जैसे बचाव में क्या किया सकता है कि देखिए, डेंगू जैसे होने से जानते बच हैं, जाए आदमी? डेंगू जो है ना, ये तो मच्छर के काटने से। जी तो ये डेंगू का जो वायरस होता है वो मच्छरों में पसता है, जी और वो मच्छर जिसको जिसको वो मच्छर जो है वेक्टर का काम करते हैं। अगर एक मच्छर जिसके भीतर डेंगू वायरस प्रेजेंट है और वह जाकर के किसी को काटेगा, तो उस मॉस्किटो बाइट से उस वह जो है वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हम लोगों को बचाव करना चाहिए कि मच्छरों से बचें। बचे। तो मच्छरों को बचने के जो है कि आप अपने स्तर से क्या करते हैं, और दूसरा अगल बगल की सफाई जो कि नगर पालिका के द्वारा जी जी की जानी है। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ही हमने कहा कि आज हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से कि कम से कम सब हफ्ते में एक दिन फॉगिंग हो जाए। तो पहला चीज़ फॉगिंग करते मच्छरों को। दूसरा, आप अपने स्थान पे ऐसी जगह रखिए कि जहाँ जैसे कूलर है, जी वाटर सोर्स से जयनाली खुली हुई है जी और उसमें पानी भरा हुआ है, वो मच्छरों को अंडे देने की जगह है। तो उन सब जगहों पे सफाई वगैरह की व्यवस्था रहनी चाहिए कि ऐसी जगह पर पानी का स्टोरेज, जैसे ज़मीन में बहुत से लोगों को मन देखा चिड़ियों के पानी पिलाने के लिए आप टब तो रख रख देते देते हैं। हम तो एक बार रख दिया, छोड़ दिए, और उसके बाद में पता चलता है कि जो है वो मच्छरों के लिए बड़ा अच्छा स्थान है। तो मच्छरों से बचाओ, आप सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिस शरीर के मैक्सिमम पार्ट को जैसे में ढके रहें। जैसे अगर आप कमीज पहनते तो फुल शर्ट पहनिए, फिर ना नीचे रहे, मोजा रहे, तो इस तरह से अपने को ढक करके मच्छरों से जो बचाव करेंगे, जी जी तो वही एक उपाय है। धन्यवाद सर। दूसरे प्रश्न के बारे में, आजकल हृदय रोग जो है बहुत आम हो गया है, बहुत मतलब सबको हो रहा है। मतलब छोटी छोटी उम्र के लोग जो है अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, सुझाव है? हृदय रोग जो है ना, जी उसको हम 2-3 भागों में बांटते हैं। जी पहला है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ऐसी बीमारी जो बच्चा जन्म के साथ ही लिए हुए लेके आता है। लेके आता है। जैसे आपने सुना होगा कि फलाने के हृदय में छेद है, तो ये छेद दो तरह का है, एट्रियो सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जी तो ये जो है कंजेनाइटल डिजीज। जी कुछ जो है डिजीज वो इन्फेक्टिव डिजीज है, जैसे एंडोकार्डाइटिस वगैरह जो है, या रिमेटिक हार्ट है, जी तो ये जो है इन्फेक्शन के वजह से। और तीसरा जो है जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो आजकल बहुत कॉमन है, तो ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज, दीजिए हम किस वातावरण में रह रहे हैं, जी हमारे बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण। आज हर आदमी टेंशन, पैसे की दौड़ में हर आदमी दौड़े जा रहा है, तो इससे जो होता है आदमी टेंशन में रहता है। जब टेंशन में रहता है तो बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो फिर ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, जी जिसे हम लोग बोलते हैं, सब कुछ नहीं परंतु ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ये ब्लड प्रेशर जो है किस जगह पर कब इसका कैसा इफेक्ट होगा, ये सोचने की चीज़ है। जैसे अगर हाई ब्लड प्रेशर एकाएक बढ़ गया जी जी तो ये ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज होगा तो पैरालिटिक अटैक हो जाता है। और यदि मैसिव ब्रेन हेमरेज है जी तो मरीज की जान जा सकती है। दूसरा, अगर लंबे समय तक बीपी रहा तो इससे किडनी भी डैमेज हो सकती है। किडनी भी अफेक्ट होती है। इससे आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, जी तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से है। इसके बाद आइए जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में हमारे खान पान, जी खान पान अगर देखते हैं तो आजकल जो है फास्ट फूड
या घी तेल तली चीजें बहुत ज़्यादा चल रही बहुत है। ज़्यादा चल रही हैं, उसका सबसे जो हम लोग खाते पीते हैं, जो फैटी डाइट होता है, इस फैटी डाइट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर असर पड़ता है। जी, इसमें एक है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, सीरम कोलेस्ट्रॉल का जब भी जांच कराते हैं तो उसमें हम लोग ट्राइग्लिसराइड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये जो आर्टरी के या ब्लड वेसल्स के वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट एक लेयर बन गया। इस डिपॉजिट से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो नॉर्मल ल्यूमेन है वह कम हो जाती है, और जब यह कम होगी तो ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। यदि इसी में कोई प्लेट मतलब कोई एथ्रोमेटस प्लेट यदि गिर गया, ब्लड वेसल्स की दीवार में आ गया, तो वही हार्ट अटैक उस जगह को, अगर ये कॉर्नरी आर्टरी में हुआ तो वो जा करके वो हार्ट के उस वेसल्स को ब्लॉक करेगा और चोक कर देगा, और जो ब्लड सप्लाई है जहाँ की कम होगी वो इस जगह सफ़र करेगी, और इसी को हम कहते हैं कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक होगा तो सीवियर पेन होगा, भीतर से डर होता है, इसका पसीना बहुत ज़्यादा आएगा जी, और हार्ट अटैक का जो पेन है वो मरीज ही बता सकता है कि कितना सीवियर सही है। जो ये है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसको शब्दों में हम नहीं डिफाइन कर सकते कि हार्ट अटैक का पेन कैसा है। किताबों में तो बहुत तरह से लिखा है कि ऐसा लगता है कि कोई सीने को दबाया जा रहा है, परंतु जो आदमी इसका अनुभव किए हो वही बता सकता है कि दर्द कैसा होता है। जी। आपने इसको बड़ा बखूबी समझाया कि जी, हार्ट अटैक का तो पेन में 2 बार बर्दाश्त कर चुका हूँ। जी। हाँ, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसमें बचाव के क्या रास्ते तीसरा हैं, ये चीज जानना है, चाहते इसमें हैं। एक बात कहूँ तो लाइफ में टेंशन कम होना चाहिए। जी, मतलब बहुत लाइफ ज़्यादा में टेंशन टेंशन न नहीं रहे। हो। जी, आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि 4-5 बड़े लोगों की जो डेथ हुई है वो एक्सरसाइज के दौरान हुई। जी, हुई है। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी का जिम में, राजू श्रीवास्तव गए हैं। हाँ नहीं, राजू और श्रीवास्तव एक के, कोई मॉडल था, वेटलिफ्टर था, वो गया है। हाँ, जी, तो 2-4 लोगों का ऐसा सुनने में आया, और इसका एक ही वजह है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इतना ही एक्सरसाइज कीजिए और आप अपने बॉडी को कैपेसिटी के अनुसार करिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी अपने सेहत के लिए खराब ही नुकसानदायक है। एक्सरसाइज होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और एक सीमा में होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा इस संबंध में सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम अपने जीवन का यापन किस तरीके से करें कि हमें हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की बीमारी कम से कम हो। अगला प्रश्न है सर कि आजकल आम जनता में शुगर की समस्या बड़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब जिसको देखिए वही शुगर से ग्रसित है। इसका निवारण क्या है और इससे बचाव का क्या रास्ता है? देखिए, डायबिटीज़ तो वर्ल्ड वाइड हो गई और हम लोग इसमें बहुत आगे। जी, डायबिटीज़ है क्या चीज़? जो नॉर्मल ब्लड शुगर हम जो भी खाते हैं आखिर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जी, जो भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज जलता है और जलने से हमारी बॉडी को एनर्जी एनर्जी मिलती है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस। परंतु इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है उसके लिए इंसुलिन जिम्मेदार है। अच्छा, यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन जिम्मेदार है। यदि इंसुलिन की जो मात्रा हमको जरूरी है वह न मिली जी, तो वह शुगर जो है लेवल बढ़ जाएगा, और जब वही शुगर लेवल ब्लड में अधिक हो जाता है उसी को हम ब्लड शुगर या डायबिटीज, जी, मधुमेह कहते हैं। अब जो है जो डायबिटीज है उसके में इंसुलिन 2 तरह से इसके लिए रिस्पॉन्स है।
नंबर वन, या तो क्वालिटेटिव जो इंसुलिन बन रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं बन रही, या अच्छा। क्वांटिटेटिव जितने हमारे बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा है। जब उतना नहीं होगा तो शुगर बढ़ेगा, जब शुगर बढ़ेगा, नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है फास्टिंग खाली पेट वह 80 से 110, अच्छा। और पीपी जो है खाना खाने के बाद उसको 140 से 160 तक पार, जी और तो अगर इससे ऊपर है तो वो ज़्यादा है। ज़्यादा है। अगर यह 180 190 तक पीपी चला जाता है तो इतने पे हमारा प्रयास यह रहता है कि मरीज को दवा ना दी जाए, इसको उसके डाइट से, उसके एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि भाई शुगर की दवा आपको मैं लिख रहा हूँ तो आप 4 चीज जान लीजिए। नंबर 1 कि दवा आपको रेगुलर खानी होगी, उसमें कोई वो जी कोताही नहीं। नंबर 2 परहेज आपको लाइफ लॉन्ग करना होगा। जी, परहेज में क्या क्या करना होता है बताते हैं। जी। नंबर 3 आपको नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करनी है, भले आप 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉकिंग कर लीजिए, जी जी कुछ साइकिलिंग कर लीजिए, आप कुछ योगा करिए, जी। और चौथा रेगुलर मॉनिटरिंग हो। रेगुलर जांच करा के जो है हाँ। कि जाकर के अपने शुगर लेवल को देखते रहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, कितने दिनों में लगभग? कहाँ। कितने दिनों में इसकी देखिए जांच? आप तो शुरू में है कि जब दवा लिख कर तो कहते हैं कि भाई आप 5 दिन 10 दिन पे करेंगे, जी बाद में ये होता है कि कम से कम वीकली तो आप एक बार कर ही लीजिए। वीकली एक बार हाँ, निश्चित कर तौर ही पे करनी लीजिए, कर चाहिए। लीजिए। आप लैब में नहीं जा सकते तो ग्लूकोमीटर रखिए, ग्लूकोमीटर से चेक कर लीजिए। ग्लूकोमीटर यद्यपि बहुत एक्यूरेट नहीं रीडिंग देता है, जी। परंतु आपका मॉनिटरिंग में सहयोग कर सकता है, कहाँ पहले से कम घटा है है या बढ़ा ज्यादा है, है? ये बता सकते जी, बहुत अच्छा। हैं। क्योंकि जो डायबिटीज है जी इससे शरीर के सभी अंग किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। जी अगर डायबिटीज से किडनी प्रभावित हो गई जी तो डायबिटिक ये रीनोपैथी होगी। अच्छा डायबिटीज से अगर आँख प्रभावित हो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। जी। डायबिटीज से का ब्लड प्रेशर और हार्ट पे भी असर असर आ पड़ता है। सकता है। डायबिटीज के छोटे छोटे जो महीन ब्लड वेसल्स हैं और इवन बड़े ब्लड वेसल्स उस पर असर पड़ता है, जी जिससे एंजियोपैथी बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि गैंग्रीन तक हो जाता है। अच्छा, ये भी डायबिटीज से होता है। डायबिटीज में तो डायबिटीज के मरीजों को हम लोग इसलिए बताते हैं कि भाई अपने पैरों का ज़्यादा ख्याल करिए। जी क्यों कि पैरों के जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, जो माइन्यूट अंगूठे में यदि चोट लग गई वो घाव नहीं भरता देगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम है डायबिटिक में, और वो जो है अधिकतर अंगूठे को हटाना पड़ सकता है, कभी कभी पैर का ही कुछ हिस्सा अच्छा, काटना पड़ amputate सकता करना है। पड़ता मतलब जहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा वहाँ उसका ज़्यादा असर है। होगा। अब रही बात डाइट की, डाइट मुख्य तो डाइट ही है। कंट्रोल कैसे करना, तो डाइट कंट्रोल, डाइट में आप समय समय पर लीजिए खाना, जी परंतु हम रोटी चावल दाल खाते हैं ना, जी जी परंतु अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैलोरी देते हैं जी कि हमको कितनी कैलोरी लेनी है। जी यूजुअली जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को 1600 से 1800 कैलोरी चाहिए पर डे। पर डे। अब 1800 कैलोरी के लिए डाइट में हम लोग कोशिश ये करते हैं चावल की मात्रा कम रहे। जी यह नहीं है कि चावल नहीं खाना है, खाना थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा मिठाई, चीनी, जी इस तरह की चीजें, चीनी से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ, ये हमको नहीं लेना है। बहुत जैसे मीठे फल जैसे चीकू, चीकू चीकू है, जी ये आपका शरीफा, शरीफा ये सब के फल ज्यादा मीठे हैं। बहुत कटहल, कटहल कटहल का पक्का होता है, कच्चा कच्चा हो। अच्छा, ये भी कटहल भी नहीं खाना है। ये नहीं लेना। अब फल में
सेब ले सकते हैं, जी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। जी। पपीता ले सकते हैं, पपीता ले सकते अमरूद ले सकते हैं, हैं, पका पपीता ले सकते हैं। पका पपीता ले सकते हैं, परंतु वो भी एक मात्रा में, हाँ, यानी कि तो 1 किलो थोड़ा 2 ही ले किलो सकते खा हैं। गए, परंतु उसको एक मात्रा में उसको बहुत बढ़िया सर। डायबिटीज के पेशेंट को दूसरी चीज है कि उनको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है। अच्छा, बढ़ाना हाँ, की नहीं घटना। नहीं, बॉडी वेट नॉर्मल रहे, जी। नॉर्मल बॉडी वेट रहे, एक्सेस बॉडी वेट ना रहे। हम तो मान के चलते हैं कि अगर 1 इंच हाइट है तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा वजन। जी। एक रफ आइडिया है कि 1 इंच अगर आपकी हाइट है तो 1 किलो वजन। अच्छा, 1 इंच अगर आपका वजन है, मतलब हाइट है, तो 1 किलो वजन होना चाहिए। इतना लगभग मान के चलिए। जितनी आपकी लंबाई है उतना ही वजन होना चाहिए, उसी हिसाब से मैं 5 फुट 6 इंच हूँ तो 66 किलो से ज़्यादा नहीं होना। नहीं होना चाहिए। जी। और उसमें 1-2 किलो प्लस माइनस हो सकता है, हो सकता है। ये रफ है, रफ एस्टिमेट है। मतलब यही रेशियो है कि इतने वजन के हिसाब हाँ। से अगर अपना बॉडी वेट कैलकुलेट करके आदमी चले तो शुगर एहतियात कंट्रोल रहेगा। दूसरा जो दवा है, जो दवा में अच्छा, शुगर में दवा कौन कौन सी लेनी चाहिए और दवा कितनी में मात्रा जैसे में लेनी चाहिए? हम लोग मेटफॉर्मिन यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन। ग्लूटामाइन यूज करते हैं। जी। इसके बाद नई दवाएं भी डॉक्टर वगैरह आ गई हैं, जी। पायोग्लूटाजोन, वो भी बहुत दवाएं बहुत हैं। बहुत, लेकिन आप और इसको तो- प्रिस्क्राइब करेंगे मैं तो यूजुअली मेटफॉर्मिन, ग्लूटामाइन जी। या पायोग्लूटाजोन तक, अभी उसके आगे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना जाना पड़े, और ईश्वर की कृपा से इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है जी। 70-80% केस। जी। अगर इससे नहीं होता तो फिर जाना पड़ता है इंसुलिन पे। अच्छा। जब वही टाइप, ये जो डायबिटीज है ये टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं हम लोग जिसको, कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पर अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। जी। जब आप उनको खाने वाली दवाई देते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड मिलता है, और यदि ये रिस्पॉन्ड ना मिले, जी। मैक्सिमम डोज पर आपने दिया जी। और उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, तब आपको इंसुलिन पे जाना पड़ता जाना पड़ेगा। तो मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह लेना है। पड़ेगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे सर कि मतलब दवा कब तक लें और इंसुलिन का इंजेक्शन कब लेना चाहिए? हमारे जो देखिए इंसुलिन तो 10 लगा, परंतु कब है जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से जो खाने वाली दवाएं हैं जी। ये इनइफेक्टिव हो गई, या अब मतलब आपके इससे ऊपर कंट्रोल नहीं हो असर रहा। नहीं हो रहा, जी। तब जाते हैं हम लोग। जी। या कोई सर्जरी कराना है जी। और हमको तुरंत शुगर कंट्रोल करना है, करना है। तो हम उस समय के लिए टाइम भी इंसुलिन पर रहेंगे, और बाद में इंसुलिन को धीरे धीरे दवा पे आ जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिक पे आएगा। बहुत बढ़िया सर। हमें लगता है कि डायबिटीज़ के रोगियों को भी इस बात की समझ हो गई होगी कि हमें किस तरीके से अपना उपचार और बचाव करना चाहिए। जी, अगला प्रश्न है कि अभी ठंड शुरू हो रही है, तो इसमें लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि इस समय रोग बहुत तेज फैलते हैं, और ठंड से क्या बचाव करें कि नहीं, देखिए ठंड से दो ही चीज़ है, ठंड से बचना है, जी। क्योंकि ठंड से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है छोटे बच्चों को। जी। छोटे बच्चों की जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, जो मान लीजिए नवजात शिशु हैं, जी। अगर उनको ठंडक लगती है जी। तो वो जल्दी कंजेस्टेड हो जाते हैं, और वो उनको निमोनिया बहुत शिकायत होती है। होने के डर बना रहता है। जी। तो ठंडक से बच्चों को बचाइए। बड़े लोग हैं वो अपने आप को कपड़ों से बचाएं। बहुत जगह पर ऐसा है कि जाड़े के दिनों में आग की व्यवस्था की जाती है, अपने रूम को गर्म कीजिए, आग की व्यवस्था कीजिए। कुल मिला के ठंड से बचें। ठंडक से बचना है। जी, ठीक है सर। और एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि मैं देखता हूँ कि लोगों की दवा पे निर्भरता बहुत हो गई है, तो दवा की निर्भरता क्या सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इससे बचाव कैसे किया जाता है? इसके मतलब इसके अलावा और क्या विकल्प है? नहीं, देखिए दवा में ऐसा है, अगर प्रॉपर ड्रग, जी। प्रॉपर डोज, जी।
और प्रॉपर ड्यूरेशन तक दिया जाता है तो हम ठीक है। ठीक है परंतु बहुत सी दवाएं हम उनका मिसयूज होते हैं। जी। अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी दवा का मिसयूज है तो एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन और टॉनिक। टॉनिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। टॉनिक तो लोग, जिस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि वो क्यों दिखते हैं, ये उनका सोच है, परंतु टॉनिक नाम की मेरे समझ से टॉनिक कोई चीज़ नहीं। केवल टॉनिक जो है एक कमाने का माध्यम। अच्छा। आप आज के बाजार में देख लीजिए कैसे कैसे और टॉनिक बड़ी महंगी आती भी है और बड़ी महंगी 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 आती है प्रिंट होती है। जी। प्रिंट महंगी होती है, उस पर लिखा है 230 रुपये, 340 रुपये, और एक्चुअल कॉस्ट उसका 40-45 का ही होता है। बाकी का बंदर बाट है, अब इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। तो बताना भी उचित दवा नहीं है। को एक सीमित मात्रा दूसरा में और सीमित समय पर ही लेना चाहिए, उसके बाद उसको नहीं लेना चाहिए। कॉर्टिसोन का अगर आप किसी दवा की दुकान के यहाँ जाते हैं, जी। दवा का दुकानदार को भाई हमको बुखार आ रहा, कोई दवा दे दो, तो फट से एक एंटीबायोटिक, एक पैरासीटामोल और उसके साथ एक टैबलेट कॉर्टिसोन का, डेकाड्रोन, वाइसोडोन, बेटनसॉल दे देता है। दवा खाए, बुखार उतर गया और जादू की तरह उतरा। परंतु उसके बाद वो फिर चढ़ेगा। हम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे करके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, एक विप है, कोड़ा। अच्छा। जैसे घोड़े को आप कोड़ा मारते हैं और घोड़ा दौड़ जाता है, उसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी जो है विप है, और आपने कोड़ा मार करके बुखार को उतार दिया, परंतु उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। जब आप विड्रा करते हैं फिर होता है। इसके कार्टून क्या है, अब टाइफाइड फीवर में लोग का जाँच हुआ नहीं, कुछ कार्टून आपने दे दिया, नतीजा अब तो इधर केसेस कम निकल रहे हैं, नहीं तो आज से 20 साल पहले जी महीने में 2-3 केसेस टाइफाइड परफोरेशन के आ जाते हैं। परफोरेशन इसका मतलब क्या होता उसमें है? आंतों में छेद हो जाता है और और वो फिर वो सर्जिकल में केस हो जाता है। और अधिकतर होता क्या कि गांव में जो झोला छाप डॉक्टर जी। हैं, वो बुखार के साथ पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक और एक जो है डेक्सोना दे के बुखार खराब हो। तो दवाओं का जो यूज हो वो सोच समझ सीमित होना चाहिए। सोच समझ के। हम लोग एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, कौन सी जिस हिसाब से एंटीबायोटिक का यूज हम लोगों क्या हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। जी। एंटीबायोटिक जैसे आप मान लीजिए कि आपके गले में टॉन्सिल हो, जी। टॉन्सिल है तो यूजुअली टॉन्सिल जो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। हम आपको सिंपल पेनिसिलिन दे देते पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले, पेंटिक्स 1 टैबलेट 3 टाइम्स, या इरिथ्रोमाइसिन। अब आज है कि तुरंत बिना सोचे समझे डबल एंटीबायोटिक, 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लोग दे देते हैं। उसका दुष्प्रभाव क्या होगा आगे? दुष्प्रभाव क्या? अभी आप लोगों ने सुना होगा सुपर बग। सुपर बग बग सुपर बग इस तरह का है कि जिसमें कि एंटीबायोटिक के मिसयूज होने की वजह से बहुत से एंटीबायोटिक के से हम लोगों को यानी पेशेंट जो है रेजिस्टेंस जरूरत हो गया। अच्छा, अब वो एंटीबायोटिक में काम ही नहीं करेगी? नहीं काम करेगी, तो आप कम से कम एंटीबायोटिक दीजिए जितना जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत दीजिए, परंतु जितना जरूरत है बस उतना ही। और जगहों पर, अच्छी जगहों पर होता क्या है कि किसी भी एंटीबायोटिक देने के पहले कल्चर सेंसिटिविटी करा ली जाती है। उस कल्चर सेंसिटिविटी से पता लग जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए, किस एंटीबायोटिक को हम फर्स्ट लाइन में रखें और किस एंटीबायोटिक को सेकेंड लाइन में रखें। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का यूज जो है वो दुरुपयोग नहीं हो पाता है। उस एंटीबायोटिक का दूध नहीं तो जो मन में आए एंटीबायोटिक चूँकि सुन रखा है आजकल क्या है, हर चीज में मोनोसेफ एंटीबायोटिक और एकदम दालमोट की तरह हो गया, बट रही है। बट रही। दूसरा
जो दर्द के लिए सिक्लोपारा या डाइक्लोनेक विद पैरासीटामोल, जी ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक लोग फीवर में दे रहे हैं। जी परंतु जहाँ तक मेरा विचार है जी कि इस तरह के ये पैरासीटामोल के अतिरिक्त जी फीवर करने के लिए जल्दी कोई दवा नहीं देनी चाहिए, नहीं देती। प्लेन पैरासीटामोल देना चाहिए। पैरासीटामोल सफिशिएंट। आजकल विवाद बड़ा चल रहा है डोलो पर, हाँ, उसमें नहीं, डोलो पार तो ठीक है, सिंपल पैरासीटामोल है। जी डोलो पार, कार्बन क्रॉसिंग, ये सब पैरासीटामोल है। हाँ परंतु एसिक्लोपार जो है, जी एसिक्लो प्लस जी दे दिया, उसमें एसिक्लोफेनिक भी है, पैरासीटामोल। जी तो इससे क्या होता है कि एक तो गैस्ट्राइटिस होने की संभावना आ जाती बढ़ है। जाएगी जी अब जैसे ऐसे फीवर जिनमें ह्यूमरेजिक टेंडेंसी डेवलप होती है, जी उसमें उनकी ह्यूमरेजिक टेंडेंसी और बढ़ सकती है। फीवर उतारने के लिए किसी समय एस्पिरिन दिया जाता था, परंतु अब जो है पैरासीटामोल को हम लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जैसा कि एस्पिरिन के लिए। अच्छा, इसमें तो अब यूज कम हो गया, बंद भी हो रहा है। नहीं, बंद तो नहीं हो रहा है। अब एस्पिरिन को हम लोग हार्ट डिजीज में जी एक ब्लड थिनर के रूप में यूज यूज करते हैं, खून पतला हो जाता है। खून पतला। ठीक है, बहुत बहुत आभार है डॉक्टर साहब आपका, आप आए और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आशा करते हैं कि दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम।